अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। अब तो हफ्तों की बात है, दिनों की बात है कि वो आ रहे हैं। उन्होंने एक दौरा किया है मसीहियों की जो बस्ती पे जो बर्बादी नाजिल हुई थी, इंतहा पसंदों ने की थी, चर्च जलाए थे जड़ांवाला में, वहाँ वो गए और काफ़ी बरहम रहे। करते हैं बात इस पर। और दूसरी बात करते हैं जो ज़ाहिर है कि वहाँ पे किसी मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही, वो है पख्तूनख्वा और पीटीएम की तहरीक और जलसा और उसमें हुई तकरीरें। और लेकिन सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है कि वो चूँकि वायरल हो गई हैं, तो अब उस पर रद्द अमल जो आ रहा है पंजाब से, उस पर बात करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये दोनों मौजू इतने वसी हैं कि इन दोनों के साथ ही अगर इंसाफ 12-13 मिनट में 14 मिनट में हो जाए तो बड़ी बात है, लिहाजा तीसरी को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, इनका ये जो आज रवैया रहा, ये जाके पुलिस को तलब करके, मतलब है एक एंग्री यंग मैन, एक इफ्तिखार चौधरी टाइप वो एक किरदार जो कभी साकिब निसार की सूरत में नमूदार होता है, ये अफरीत है, ये एक भूत है, ये एक आसेब है जो एंग्री यंग मैन की सूरत ढाल के ये कभी कालब में उतरता है उसके साकिब निसार के, कभी खोसा के, कभी अजमत के, कभी मुनीब के, बंदयाल के। और ऐसे आसेबों से इतने जख्म हमने खाए हैं कि वो दूध का जला जैसे छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है कि वो यानी आज बहुत अजीब इसलिए लगा कि एक सिविल जज अभी हाल ही में आसिम, उसकी बीवी के तशद्दुद का शिकार वो मुलाजिम बच्ची रिजवाना उसका नाम है शायद, और वो उसकी अभी तक उसको पूछने तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं गए। सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे की हालत ये है कि मैंने उस पर ये ट्विटर भी तबसरा भी किया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा का असल काम तो ये था कि अपनी मातहत अदलिया का वो जो आसिम की जो बीवी के तशद्दुद का शिकार बची है वहाँ जाते। इनसे तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि ये अदलिया और अदल के निज़ाम को बेहतरी करेंगे, ये तो एक और तक जानिब चल पड़े हैं। उस पर जो रद्द अमल आ रहा है वो ये आ रहा है, मुस्तकिल आए चला जा रहा है कि ये देखिए तस्वीर, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तो रिजवाना को मिलके आ गए, वो तो जा चुके हैं। तस्वीर ये मैं भी प्रोपेगेंडा का कुछ देर के लिए शिकार हुआ था, मैंने भी वो तस्वीर रीपोस्ट कर दी थी। बाद में मेरी भी तवज्जो किसी ने दिलाई कि ये डॉक्टर जावेद अकरम है, काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं है, तो एकदम मैंने फिर उसको डिलीट करके माजरत की। वो प्रोपेगेंडा है। वो डॉक्टर जावेद अकरम हैं जो कि इस वक्त निगरान हैं सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब के, और उनकी भी काजी फ़ाइज़ ईसा ही की तरह छोटी सी सफ़ेद दाढ़ी है। वैसे डॉक्टर साहब को मैं बहुत मुद्दत से क्या मतलब अपने होश संभालने से जानता हूँ, निहायत खूबसूरत आदमी हैं, बहुत रहमदिल शख्सियत हैं। ये भी और इनकी बहन मिसेस यास्मीन रहमान, दोनों ही, वो भी बहुत बहुत आला अखलाक की और बहुत सादगी का एक पैकर हैं। निहायत एहतराम मैं दोनों का करता हूँ बहन भाइयों का। अब ये मुझे ना बताइएगा कि कौन किसका रिश्तेदार है, उनकी रिश्तेदारी साकिब निसार से क्या है या उनकी रिश्तेदारी उमरता बंदाल से क्या है। मैं फ़र्द की इज्जत करूँगा ना जिसको मैं जानता हूँ ज़ाती मामलात में। अब अगर उनके ख़ानदान या उनके रिश्तेदारों की कहीं वो को उमरता बंदयाल है या साकिब निसार है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, साकिब निसार हो या उमरता बंदयाल हो, उनसे भी मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है। वो कौमी किरदार है उनका तबाही का, जिस पर मैं तनकीद करता हूँ। लेकिन जावेद अकरम अलबत्ता वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ शख्सियत है, जिस तरह मिसेस यास्मीन रहमान। खैर, तो वो जावेद अकरम हैं जिनकी तस्वीर वायरल हुई है, जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा को अपनी अदल का निज़ाम बेहतर करना है, हमें तो उनसे ये तवक्को थी। वो ये जाके एसपी हो तो ये क्या है? ये तमाशे, ये सर्कस है। ये इसलिए हो रहा है कि चूंकि मगरबी सफारत खाने और पूरा मगरब वो इस वाक़े में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, जड़ा वाले जो वाक़या हुआ है वहाँ पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पहुँच जाते हैं, और जो उनका अपने मातहत अदलिया की तशद्दुद का शिकार बची है वहाँ पे वो नहीं जाते। तो सवाल तो फितरी पैदा होंगे ना मेरे भाई। दूसरी बात यह है कि पुलिस वाले को बुला के जलील करना या इंतजामिया को बुला के जलील करना, आप जज हैं, आते हुए चीफ जस्टिस हैं, इसमें कोई बहादुरी है? वो जिस पुलिस को जलील किया जा रहा है, इंतजामिया को जलील किया जा रहा है, वो खला में रहती है मेरे भाई। उसे उसी समंदर में तैरना है जहां में जो बिछे हुए जाल है कानून का, वो हर ताकतवर दिन और रात को तोड़ रहा है। सबसे ज्यादा पुलिस बाखबर है, इंतजामिया बाखबर है ना इस बात से कि कानून दिन रात टूट रहा है, ताकतवर तोड़ रहे हैं, खुद जज साहब के कबीले के लोग तोड़ रहे हैं। तो ठीक है, वो पागल है इंतजामिया पुलिस वाले, वो भी बैठे देखते रहेंगे, उन्हें भी नौकरियां करनी है। तो वो जो हमला करने वाले थे पुलिस पर, मैं ये नहीं कह रहा कि तनकीद नहीं होनी चाहिए यार, होनी चाहिए। ये काम मेरा और आपका है, सियासतदानों का है, हुकूमतों का है। इंतजामिया और तनकीद बिल्कुल होनी चाहिए, ये काम भी मेरा और आपका है, सियासतदानों का है, मीडिया का वगैरह वगैरह। लेकिन जज साहब से इस तरह की देखें, बात सुने, या तो आपके अपने इदारे में चीज़ें ठीक हो गई हैं ना, तो आप कीजिए। अच्छा खैर, तो ये जो सूरत है पूरी, ये जो कल देखने में आई है, ये कोई खुशगवार सूरत नहीं है। अल्लाह करे कि हमारे खदशात गलत हों और वो
روٹین میں چلے گئے ہوں, لیکن یہ روٹین ویسے اس طرح کی بنا نہیں کرتی. یہ تو پہلے یعنی مشکل پڑی ہوئی ہے کہ اقتدار ہے کس کا, سویلین ہے کہ آمریت ہے, اوپر سے یہ نیا ایک فریق پیدا ہو کے آ گیا کہ اقتدار تو میرا. آگے چلیں جی. منظور پشتین اور اس کی جو تقریریں جس پہ بہت رد عمل پنجاب میں دکھ ہو رہا ہے لوگوں کو, میں یہ ان ویلاگز میں آپ گواہ ہیں کہ کئی دفعہ پختونخوا میں چھائی بے چینی, وہاں کے جذبات کا ذکر کر چکا ہوں. یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جو باتیں وہاں ہو رہی ہیں میں انہیں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا, نہ میں نے وہ باتیں بیان کی. یہ بھی میں نے گزارش کی کہ جب آگ لگی ہو تو اس کے اوپر جو آپ تیل چھڑکنا, یہ کوئی بہادری, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. چیزوں کو ٹھنڈے دل سے سمجھنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. وہی 2 سوال ہیں, یہ میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا. 2 سوال شروع سے کہ کیا یہاں پہ اقتدار کس نے چلانا ہے, یہ سول حکومت نے چلانا ہے, جمہوریت ہوگی یا امریت ہوگی, فوجی امریت ہوگی, یہ طے نہیں ہو سکا. اچھا, کیا یہاں پہ یعنی یہ دینی کو ریاست کا تجربہ کرنا ہے یا سیکولر ہوگی, یہ بھی طے نہیں ہو سکا. جب 75 سالوں سے طے نہیں ہو سکا اور ان سوالوں ان سوالوں کو چونکہ جواب نہیں دے سکے, تو اس کے نتیجے میں جو تباہی آئی ہے, وہ تباہی جب آئے گی تو وہ یعنی جس کا گلا دبایا جائے گا اس کی آنکھیں نکلیں گی. کہیں جنازہ اٹھے گا, وہ لوگ روئیں گے, پیٹیں گے, چیخیں گے. اب اس کو یہ کہنا کہ یہ غداری کر رہا ہے. اچھا, منظور پشتین کی جو تقریر وائرل ہو رہی ہے وہ غصہ ہے, میں الفاظ نہیں دہراؤں گا, وہ غصہ ہے. میں نے منت بھری اس میں ہاتھ جوڑ کے ٹویٹ کیا ہے کہ خدا کے واسطے, اللہ کے رسول کے واسطے اس بات کو سمجھیں کہ یہ وہ دھمکیاں نہیں ہیں جو منظور پشتین دے رہا ہے, وہ کچلی ہوئی سسکیاں ہیں, وہ ماتم ہیں, وہ آنسو ہیں, وہ آہیں ہیں, وہ لاپتہ افراد کے جو نہتے سویلین بے بس رشتہ دار ہیں جن کا کچھ بس نہیں چلتا, یہ ان کی چیخیں ہیں, وہ ان کا نمائندہ ہے. وہ اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کر رہا. وہ پی ٹی آئی کی طرح کسی نے اس کو تیار نہیں کیا ہوا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کر رہا ہے. یہ کام ان لوگوں نے نہیں کیا. تنگ آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں جو آپ کو بری لگ رہی ہیں صرف سن کر. اچھا, اب اس کا جو رد عمل آ رہا ہے پنجاب میں, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں, گولی مار دے, پھانسی دے دو, غدار ہے, اٹھا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. یہ کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ گولی بھی کبھی, یعنی وہ حبیب جالب نے کہا تھا بنگال کے لیے کہ محبت گولیوں سے بول رہے ہو. یہ محبت, یہ طریقہ ہے, بجائے یہ کہ آپ ان کو سمجھیں. 2013 سے 2018 تک خیبر پختونخوا میں عمران خان کی اقتدار تھا, پی ٹی آئی کی حکومت تھی. باقی پنجاب اور پورے کراچی میں آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس حکومت کی کارکردگی سے کتنے لوگ واقف تھے, کتنے لوگوں نے دلچسپی ظاہر کی کہ پختونخوا کے پی میں 2013 سے 2018 تک پی ٹی آئی نے کیا بیڑا غرق کیا. کسی کو علم تھی, یعنی خبر تھی. اگر اس وقت علم ہوتا, خبر ہوتی, یہ نوبت ہی نہ آتی کہ پی ٹی آئی باقی ملک میں اتنا پاپولر ہوتی. اب آپ مجھے کہیں گے اچھا پختونخوا میں اگر اتنی پی ٹی آئی مقبول تھی تو 2018 میں دوبارہ کیوں اقتدار میں آ گئی. یہ بچوں والی باتیں جو ہے نا, 2018 کا الیکشن جس طرح جیتا گیا, آر ٹی ایس بٹھایا گیا, یہ اب اس کے باوجود اگر یہ کہا گیا کہ 2018 میں دوبارہ پھر, میں اس پہ کیا آدمی بے بسی سے کہہ سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ 2013 اور 2018 کی خیبر پختونخوا کی حکومت سے باقی سارا ملک بے خبر تھا. توجہ ہی نہیں تھی کسی کی دلچسپی نہیں ہے. عقیل یوسف زئی تو کوئی انتہا پسند نہیں ہے نا, ایک سچا پاکستانی حقیقی صحافی ہے. وہ آج اپنے ٹویٹ میں کہہ رہا تھا کہ راجواڑے کی خبریں سن لیں تنزن, یعنی اپنے صوبے کو اب وہ راجواڑہ لکھنے, وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا. اس صوبے میں یا بلوچستان میں باقی ملک کی دلچسپی نہیں ہے, ان کی نمائندگی نہیں ہے, ان کے جائز گلے شکوے رونے سننے والا کوئی نہیں ہے. وہ غداری نہیں کر رہے ہیں, آئین سے غداری ہوئی پڑی ہے. آئین کا مطلب ہے ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے باقی ملک نے, ان وعدوں کو بار بار توڑا گیا ہے. وہ ماتم کر رہے ہیں. ادھر بھارت میں لگی ہوئی آگ دیکھ لیں, افغانستان میں لگی ہوئی آگ دیکھ لیں, دنیا بھر میں پھیلتی ہوئی انتہا پسندی اور پاکستان کا. اچھا, حافظ طاہر شرفی جو ہیں, انہوں نے بہت کمال کیا. وہ جڑاوالا گئے اور جا کے انہوں نے وہ اپنی, یعنی یہ ہے علماء کرام کا کام جو حافظ طاہر شرفی کر رہا ہے. بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, چادر اڑا رہا ہے, ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہا ہے, اور ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتے ہوئے تصویریں کھنچوا کے وائرل کروا رہا ہے کہ غصہ کم ہو, کہ ہم شرمندہ ہیں, یہاں سارے ایک ہی سے لوگ نہیں ہیں, مختلف سوچ بھی ہے. یہ ہوتا ہے مرہم رکھنا. زخموں پر مرہم رکھے جاتے ہیں, ان کی توہین نہیں کی جاتی, گالیاں نہیں دی جاتی, اور نہ ہی ریت میں سر دیا جاتا. اپنی سلامتی, اپنی زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی؟ اسے معلوم نہیں ہے کہ جو باتیں کر رہا ہے اس کا جواب اسے گولی میں مل سکتا ہے. اسے علم نہیں ہے کہ ساری زندگی کی جیل بھگتنی پڑ سکتی ہے. اسے علم نہیں ہے اسے پھانسی ہو سکتی ہے.
सब कुछ दांव पे लगा के जब इस तरह से एक आदमी अपना खड़ा हो जाता है तो रियासत हमेशा सख्त गिर बाप ही नहीं होती बंदूक लेके, और रहमदिल माँ भी होती है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर ये मामला सियासतदानों के हाथ में होते, सिविल इंतजामिया के हाथ में होते, तो ये सारे गिले शिकवे लोग सिविलियन लोगों से कर रहे होते, सियासी जमातों से कर रही होती। जब आप खुद, यानी फौज अगर अपने आप को खुद इन मामलात में बार बार लेकर आएगी मार्शल के जरिए या बिलवास्ता हुकूमत के जरिए, तो जब आप सिविलियन मामलात में आ चुके हैं और उनको ये इल्म हो चुका है कि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें हैं, मुश्किलें हैं, जो दुनिया के हर माशरे में होती हैं, लेकिन जब उनको ये पता चलेगा, हमारे यहाँ ज़रा गैर मामूली हैं, उनको जब ये पता चलेगा कि इनकी जिम्मेदार कोई सियासी जमात नहीं है, सिविल इंतजामिया नहीं है, बल्कि कुछ फौज के अफसर भी हैं, तो वो ज़ाहिर है, फितरी बात है, फिर वो नाम लेंगे। फौजी अफसर इसमें अगर नहीं आएंगे तो वो फौजी अफसरों को नाम पागल है बोले, वो उनका नाम लेंगे जिनसे वो डील करेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मैं व्लॉग इस बात पे ख़त्म कर रहा हूँ कि आजकल ना एक मेंढकों की और बरसाती कीड़ों की अचानक एक फौज नमूदार हुई है, जिस पर एकदम इंकशाफ हुआ है कि नवाज शरीफ पे तो बड़े जुल्म हुए थे, मरीम नवाज पे तो बड़े जुल्म हुए थे, जिस पर एकदम इंकशाफ हुआ है कि वो इमरान खान तो बड़ा बुरा आदमी था और वो रोज़ाना जेल में वो पड़ा हुआ है, अब तो उसको गालियाँ और मतलब ताने, ये एक नई ब्रिगेड टाइप एक कीड़ों की तरह, ये आम तौर पे इनमें वो भी हैं जो रेगुलर मीडिया में भी हैं और वो अब सोशल मीडिया पे भी एकदम ही एक्टिव हो गए और अचानक इंकशाफ हुआ। ये सारे वो लोग हैं। इमरान खान पर तनकीद उस वक्त जचती थी चैलेंज करना जब वो ताकत में था। इनमें से किसी एक का, ये टीवी में नौकरी करते रहे जिस वक्त ये बूट पॉलिश कर रहे थे, किसी एक का शो एक दिन के लिए बंद नहीं हुआ, किसी एक का कॉलम एक दिन के लिए बंद नहीं हुआ। किसी में इनकी जरूरत नहीं थी इमरान खान को ये चैलेंज करता। बुशरा बीबी का ये नाम भी लेते, फराह गोगी का ये नाम भी लेते, सब चुप करके नौकरी कर रहे थे, बूट पॉलिश कर रहे थे। अच्छा, अब वो जेल में पड़ा है, रियासत उसके खिलाफ हुई पड़ी, अब उसके खिलाफ ये बातें करना, इसमें कौन सी बहादुरी है? ये घटियापन है, ये कमजरफी है। जब वो ताकत में था तब ये कहां थे? बुशरा बीबी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं, इमरान खान के खिलाफ है। आज अचानक इंकशाफ हो गया, ये बड़ा जुल्म हुआ था मरीम नवाज पे और नवाज शरीफ पे। तब क्या था जब ये जुल्म हो रहा था? उस वक्त ये खामोश बैठे हुए तालियां बजा रहे थे। हर दौर के अपने साबर शाकर, हर दौर के अपने ये गलाजत। ये तो रहेगी गलाजत। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि ये अब मेरा और आपका फर्ज है कि ऐसे लोगों से होशियार रहें। ये जो प्रोपेगेंडा करने के लिए आ गए एकदम, ये मोहब्बत नवाज, इश्क नवाज में या बुग़्ज़ इमरान में, ये उस वक्त क्या कर रहे थे? तो चीज़ों को बैलेंस, ये हमारा भी फर्ज है ना कि ना भटकें। मैं व्लॉग ख़त्म करने से पहले फिर इसरार करके, ज़िद करके, इसरार करके मिन्नत करता हूँ, समाजत करता हूँ अपने मुल्क के मक़तदरा से, अशराफिया से, मालकान से कि खुदा के वास्ते ये पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में ये गिले शिकवे, रोना पीटा, मातम ये जो हो रहा है, इसको सुन लें। इसका जवाब गोली नहीं है, इसका जवाब जेल नहीं है। सख्ती एक हद तक होती है, सख्ती खुद कोई मंजिल नहीं होती। सख्ती मंजिल तक पहुंचने का यानी एक तरीका होता है, खुद कोई मंजिल नहीं होती। इस पर गुस्सा करके, गद्दारी का नाम ये करके आप क्या आग में मजीद आग लगा देंगे और कुछ इससे हासिल नहीं होगा। बहरहाल जी, हम यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद आबाद रखे, उसके तमाम हमसायों को शाद और दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।